क्या होता है, टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, है ना। आज अच्छा, एक मोटी मोटी चीज हमें क्या समझ में आई कि साइंटिफिक मेथड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यानी जो वैज्ञानिक विधि है उसमें बहुत सारे ऐसे गुण और विशेषताएं हैं जो उसके जो परिणाम है उसको मजबूत बनाते हैं, यानी उसको हम बृहद रूप में सामान्यीकरण उसका कर सकते हैं। ये हमने देखा था ना। अब बड़ा सवाल ये, इसका मतलब ये हुआ कि जो साइंस है या साइंटिफिक रिसर्चर्स हैं उनका जो योगदान है वो लॉ, रूल, प्रिंसिपल और आइडियोलॉजीज बनाने में बहुत बड़ा रोल है। ये विचारधारा थी पॉजिटिविस्ट। किसकी? इसके बाद पोस्ट पॉजिटिविज्म आएगा, तो बाद में हम बात करेंगे। पॉजिटिविज्म इज लाइक, या कह सकते हैं साइंटिफिक मेथड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिविज्म। बिकॉज पॉजिटिविज्म क्या है? एक विचारधारा है। क्या है? एक विचारधारा है। चाहे कोई भी फिनोमिना, पॉजिटिविज्म कहता है चाहे कोई भी फिनोमिना हो जिससे किसी भी तरह के ज्ञान का सृजन हो रहा है या निर्माण हो रहा है, उसका सत्यापन, अवलोकन बहुत जरूरी है। फिर वो बहुत सारे टूल्स की बात करता है जो आज हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली जो साइंटिफिक मेथड्स हैं वो किसके रिफ्लेक्शंस हैं? पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म क्या है? एक विचारधारा है, एक पैराडाइम है। आप देख रहे हैं ना, उसमें पैराडाइम लिखा हुआ। पैराडाइम क्या होता है? एक विचारधारा, जो जिस विचारधारा के आधार पर बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, थ्योरीज बनते हैं, उसी और मेथड्स बनते हैं। उसी में से एक मेथड है हमारा साइंटिफिक मेथड। उसके पहले जो हमने नॉलेज एक्विजिशन के जो हम लोगों ने सोर्सेज देखे थे, उसमें मेजरली हम लोगों ने 6 सोर्सेज देखे ना। उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक मेथड। और आज से नहीं, कई सालों से, ऐसा नहीं साइंस अभी से, बहुत सालों से पॉजिटिविस्ट इस बात को स्वीकार करते रहे हैं कि साइंस जो है वो नॉलेज, यानी साइंस और साइंटिफिक मेथड जो है नॉलेज क्रिएशन, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, फिल्टरेशन ऑफ नॉलेज, कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो मेरे मन में एक प्राय, वैसे तो मैं अलग से भी बता सकता था, लेकिन मेरे मन में एक प्राय आया दिमाग में, क्यों ना मैं, चूंकि साइंटिफिक मेथड किसका रिफ्लेक्शन है? पॉजिटिविज्म का ही है। और हम लोग साइंटिफिक मेथड का जो है कॉन्सेप्चुअल इलैबोरेशन कल हम बातचीत कर चुके हैं, तो क्यों ना इसे हम कोरिलेट कर बातचीत करें, तो हमें ये पता चलेगा कि पॉजिटिविज्म की जो पैराडाइम है वो किस तरह से साइंटिफिक मेथड्स को प्रभावित करती है, या साइंटिफिक मेथड के ऐसे कौन से ट्रेट्स हैं या गुण हैं जो कि पॉजिटिविस्ट लोगों ने दिए। अगर कोई विचारधारा होती है तो उसको मानने वाले भी लोग होते हैं, या उस विचारधारा को देने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स भी हैं इसमें। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसको किसके साथ कोरिलेट कर दें? पॉजिटिविज्म के साथ कर दें, है ना। पॉजिटिव, एक बात समझ में आ गई कि जो आपका वैज्ञानिक विधि है वो सकारात्मकवाद का ही क्या है? परावर्तन है, उसी के अंदर निहित है, और उसी के ही विधियों का, उसी के तर्कों का, उसी के कारणों का, उसी के सिद्धांतों का, उसी के नियमों को फॉलो करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज कोई पंखा, ये भी अब जो पंखा चल रहा है ये भी किसी नियम पर बेस्ड है। हम कोई भी चीज नीचे गिराते हैं वो भी कोई नियम है। हम कोई स्टिमुलस देते हैं, हमें रिस्पांस मिलता है, वो भी कोई नियम है। यानी हर चीज का कोई ना कोई कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होता है। पर पॉजिटिविस्ट कहते हैं ये थ्योरीज बनती कैसे? बात समझ में आई? जैसे मान लिया हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं ना, सोशल साइंस, हर सब्जेक्ट में अलग अलग थ्योरीज, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। पॉजिटिविस्ट इस बात पर विचार करते हैं कि भाई ये थ्योरीज बनती कैसे हैं और इनके क्या माध्यम हैं, इनके क्या माध्यम है, क्या स्रोत हैं, क्या तकनीकें हैं जिनके माध्यम से ये बनती हैं। तो इसीलिए मैंने आज डिसाइड किया कि हम 3 बातें इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिविज्म है क्या, स्टेप्स क्या हैं साइंटिफिक मेथड के जो कि हमने किससे लिए? पॉजिटिविज्म से लिए। और एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 स्टेज मॉडल हमने पॉजिटिविज्म से लिया है साइंटिफिक मेथड। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि एक्सप्लेन वेदर द साइंटिफिक मेथड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिविज्म और नॉट, सिंपल सी बात।
कि आपको ये व्याख्या करनी है कि जो आपका वैज्ञानिक विधि है वो किस तरीके से सकारात्मकवाद का परावर्तन है और या नहीं है, आपके हिसाब से क्या है। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पॉजिटिविस्ट की 2-3 बातें आप ध्यान में रख लीजिए कि पॉजिटिविस्ट यानी सकारात्मकतावाद जो विचारधारा है वो साइंटिफिक मेथड्स को सपोर्ट करती है, ठीक है, वैज्ञानिक विधियों को सपोर्ट करती है और किसी भी तरीके की विषय निष्ठता, बायसनेस, इस तरह के गुण उसमें नहीं होते, प्योरली ऑब्जेक्टिव है। बात समझ में आई। और किसी भी नॉलेज को बगैर एम्पेरिकली वेरिफिकेशन के, जैसे कल हमने एम्पेरिकल वेरिफिकेशन देखा था ना, अनुभवमिक प्रामाणिकता है ना, वो बिना उसके किसी भी ज्ञान को, बिना किसी उसके सिद्धांत को, किसी भी सिद्धांत या ज्ञान को स्वीकार नहीं करता है। तो ये कुछ इसकी मेजर चीज है। तो हम लोग स्टेप्स जब देखेंगे और जब हम मॉडल्स देखेंगे, स्टेज मॉडल देखेंगे जो कि पॉजिटिविस्ट विचारधारा पर बेस्ड है और साइंटिफिक मेथड का है, तो हम ज्यादा उससे कोरिलेट करेंगे। तो ये देखिए ऐसे ही मैंने क्या किया, हम लोगों ने, मैंने एक स्लाइड बनाई जिसमें मैंने सोचा था पहले पॉजिटिविस्ट को ही रखता हूँ, नहीं, फिर मैं देखा नहीं, साइंटिफिक मेथड में कल हम पढ़ चुके हैं ना, तो एक मोटा मोटा आइडिया है कि हमें उसमें क्या क्या चीजें हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि साइंटिफिक मेथड किसे कहते हैं या क्या होना चाहिए किसी भी विधि को साइंटिफिक होने के लिए, बताओ। कल हमने इस पर बहुत बढ़िया डिस्कशन करा था, बताओ उसको। जो चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं डायरेक्टली, जो चीज़ हम पकड़ ले सकते हैं, मतलब कोई प्रोसेस देख सकते हैं कि पंखा कैसे चल रहा है, तो इससे पॉजिटिव का बेस पॉइंट है। ठीक है। और कल हमने डिस्कशन करा था ना कि कोई भी विधि को हम कब कहेंगे कि वो वैज्ञानिक विधि है। गुड। सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हो बेटा क्या होती है, जब हम साइंस की बात करते हैं, जैसे उसने कहा कि पहाड़, नदियां, ये सब क्या है, कंक्रीट है। क्या है? कंक्रीट। साइंस हमेशा कंक्रीट की बात करता है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं, किसकी? कंक्रीट, मटेरियल की बात करता है। बात समझ में आई? फैक्ट बेस्ड होता है, इसीलिए उसमें ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है, इसीलिए उस पर वस्तुनिष्ठता पॉसिबल है। पर जहां ह्यूमन बिहेवियर की बात होगी वहां पर उतनी वस्तुनिष्ठता नहीं। खैर उस पर हम पोस्ट पॉजिटिविज्म में बात करेंगे। खैर ये बात तो यहाँ तक क्लियर है ना। तो यानी कि अगर कोई भी विधि वैज्ञानिक विधि है तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है वो है वस्तुनिष्ठता। और एक बात समझ लीजिए, जहां पर ऑब्जेक्टिविटी होगी वहां ऑब्जेक्टिविटी इज द रूट कॉज ऑफ 2 ट्रेट्स, न्यूट्रलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। याद रखिए, तटस्थता और प्रामाणिकता। अगर आप वस्तुनिष्ठ हैं, आप अनबायस्ड हैं, आप पक्षपात नहीं करते हैं, तो आप क्या हैं? ऑथेंटिक हैं। बोले भाई, ऑथेंटिक हैं। और दूसरा, अब सपोज आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, खाने का प्रोडक्ट, तो FSSAI की मोहर लगी होती है, आप फट से खा जाए, हमें मारेगा नहीं, इतना विश्वास है। ट्रेडमार्क है ना, हर चीज की क्वालिटी ट्रेडमार्क है, हमें क्या है? विश्वास है। विश्वास पैदा होता है जब ऑथेंटिक चीज होती है, तो 2 चीजें पैदा होती है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। ये रूट कॉज है किसका? वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। कोई भी प्रोडक्ट आप लीजिए, आप ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, क्या है? रिलायबिलिटी है ना। हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, क्या है? वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। आपसे मैं कहता हूं नहीं, इंटरनेट पे जो आ रहा है वो सब नहीं पढ़ना चाहिए, ऑथेंटिक पढ़ो। ऑथेंटिक पढ़ोगे तभी एक राइट नॉलेज गेन कर पाओगे, ट्रू नॉलेज गेन कर पाओगे। सेकेंडरी सोर्सेज से पढ़ोगे तो कभी भी ट्रू नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे। तो हम लोग बातचीत करते हैं ना अक्सर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऑथेंटिसिटी रूट है किसका? वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का। और अब जब न्यूट्रल होते हैं तो आपको उसके न्यूट्रलिटी भी दो चीजों का रूट कॉज है। एक आपका है रेप्लिकेबिलिटी और एक है वेरिफिएबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी को बोलते हैं दोहराव और वेरिफिएबिलिटी को बोलते हैं सत्यापनीयता। जब आप तटस्थ रहेंगे तो आपको सत्यापन से डर नहीं। मालूम चला होगा कोई मिठाई वाला दोस्त है, वो वाला प्रोडक्ट वाला दोस्त है, आप क्वालिटी इंस्पेक्टर गए, अब चूंकि आपका है, अपना है, तो आप भैया ठीक है, सब ठीक है, चल रहा है।
आप जैसे कॉलेज खुलते हैं, अभी आप सब सर्विस में आएंगे तो जब जो नए कॉलेज खुलते हैं उसकी मान्यताओं में भी आप जाएंगे, नहीं दिखा दिया सब कागज पर ही सब ठीक ठाक बना है, आप करके चले आए, क्योंकि आपके अपने का है, आपका अपना उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है या नहीं। तो वहां पर क्या करते हैं, आप अपनी जो न्यूट्रलिटी उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और कॉम्प्रोमाइज जैसे ही आप न्यूट्रलिटी को करेंगे, कोई दूसरा जाएगा, रेप्लिकेशन होगा, कोई दूसरा जाएगा तो आपको तो बताएगा ना फिर वो, है ना। और जब वेरीफाई करेगा तो भी आपको पाएगा कि आपने गलत किया है। तो ये दो रूट कॉज है, ये याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि भाई कौन किसका रूट कॉज है। अगर ऑथेंटिसिटी है तो आपको वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आपको मिल जाएंगे, और अगर न्यूट्रलिटी है तो रेप्लिकेबिलिटी और वेरिफिएबिलिटी मिलेगी। और न्यूट्रलिटी और ऑथेंटिसिटी का जो रूट कॉज है वो है ऑब्जेक्टिविटी। तो ये एक ऐसा चार्ट बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। खैर, इसलिए हम लोगों ने, मैंने क्या किया, इसका रिफ्लेक्शन बना लिया कि भाई पॉजिटिविज्म का ओवरऑल रिफ्लेक्शन क्या है। याद रखिए, जो एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, सोशलिस्ट भी उनको कह सकते हैं, ऑगस्ट कॉम्टे, उन्होंने सबसे पहले पॉजिटिविस्ट विचारधारा के बारे में बात की थी, साइंटिफिक मेथड्स की बात की थी। इवन उन्होंने सोशल साइंसेस में भी साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल की बात की कि कोई भी चीज बिना वेरिफिकेशन के एक्सेप्ट ना, कोई कुछ भी, आप यदुवंशी कोई थ्योरी लिखकर जाए तो हम मान लें एज इट इज, नहीं ना, हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे भाई ये ठीक भी है कि नहीं है। तो ये वाला जो लॉजिकल और रैशनल बिहेवियर है उसको अपनाने के लिए वो बात करते थे। तो ये जो लॉजिकल और रैशनल जो दो चीजें मैंने इस्तेमाल करी, वो भी किसके गुण है, साइंस के ही गुण है, ठीक, और साइंटिफिक टेम्पर के भी गुण है। तो सबसे, जैसे हम लोगों ने अभी बात करी ना कि एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन है ना, और वेरिफिकेशन, ये हमने गुण उसमें भी देखे थे, साइंटिफिक मेथड में भी देखे थे, कॉमन है। दूसरा देखिए, पॉजिटिविज्म किसको किसको सिग्निफिकेंट एरिया मानता है या सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है किसके, पॉजिटिविज्म के। और अब आप ये तय करिए कि ये लोग साइंटिफिक मेथड में भी हैं या नहीं। देखिएगा, हम सब लोग कल स्टडी कर चुके हैं, इस पर बातचीत कर रहे थे, सेंसरी एक्सपीरियंसेस जिसको आप एम्पेरिसिज्म कहते हैं। अब आपने यही, आप मान लिया पॉलिसी मेकर बन गए, कोई अच्छे टीचर बन गए, अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए, और आप एसी के कमरे में बैठ के पॉलिसीज बना रहे हो, बैठ के कहीं गए ही नहीं, फील्ड सर्वे किया नहीं, अनुभव किया ही नहीं, और आपने पॉलिसीज ऐसे बना दी। या अब आपकी पॉलिसी, और या जो वो व्यक्ति जो फील्ड से जुड़ा हुआ है, समस्या को करीब से देखा है, उसकी पॉलिसी और आपकी पॉलिसी में जमीन आसमान का फर्क होगा। इसको बोलते हैं एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह की रिसर्च, सेंसरी, देखा, सुना, समझा, ये सब क्या है हमारे सेंसेस। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जर्वेशनल डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन याद रखिए, डिस्क्रिप्शन मींस होता है जैसा देखा वैसा लिखा, विदाउट मैनिपुलेशन। बात समझ में आए? डिस्क्रिप्शन मींस जैसा देखा वैसा लिखा, मेरे को अतिशयोक्ति नहीं करनी है कि वो बहुत बुरा है या बहुत अच्छा, जैसा हमें पाया वैसे हमने लिख दिया। ऑब्जर्वेशनल, जो हमने देखा वो हमने पाया, ये भी साइंस का एक एट्रीब्यूट है। बढ़ाता कौन है? आर्ट वाले लोग बढ़ाते हैं, एक हेडिंग में 10 लाइन बना देते हैं, पर साइंस वाले लोग ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उतना ही पढ़ते हैं, हम लोग थोड़े ज्यादा लिटरेरी और आर्टिस्ट होते हैं ना। ऑपरेशनलिज्म, इस पर बहुत फोकस करते हैं। एक्शन ओरिएंटेड, ऑपरेशनल, जो भी चीज मतलब कुछ करता हुआ दिखाई देना चाहिए, कुछ हुआ दिखाई देना चाहिए, मतलब मैंने बताया ना, कॉन्क्रीट, मटेरियलिस्टिक, ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये सब साइंस के ही एरियाज है ना। और कोई मशीनें आप देखते हो, डिफरेंट टाइप के इन्वेंशंस देखते हो, ये सब किसके हैं? ऑपरेशनलिज्म के कारण ही आपको मिले। कोई भी थ्योरी का जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ऑपरेशनलिज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मेथोडोलॉजिकल कंट्रोल इज वेरी नेसेसरी इन साइंटिफिक मेथड्स और रिसर्चेस, है ना। अब मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, यहाँ गिर कोई करने लगे तो डिस्टर्बेंस होगा ना, ये तो एक्सट्रीनियस वेरिएबल है। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आप डिपेंडेंट है, और हमें कोई जो डिस्टर्बेंस कर रहा है वो एक्सट्रीनियस है। बात समझ में आई? तो हम जब तक उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपके पल्ले वैसे भी नहीं पड़ता, और जब कोई डिस्टर्ब करेगा तो और पड़ेगा, और वो हो जाएगा, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई?
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा जो भी वेरिएबल्स हमारी टीचिंग लर्निंग को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल। मेथोडोलॉजिकल कंट्रोल में सैंपल का सिलेक्शन, पॉपुलेशन का एस्टिमेशन, टूल्स का सिलेक्शन, जो जिससे हम एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स को मेजर करते हैं। जिस भी चर पर हम काम कर रहे हैं उसके मापन हेतु जो भी उपकरण आप ले रहे हैं उसकी वैधता और विश्वसनीयता क्या है। मैंने कल इस पर बहुत लंबी चर्चा की थी। मानो चला आप कुछ मेजर कुछ कर रहा है और आपने टूल कोई और लगा दिया, तो ये चीजें आपको देखनी होती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग बना लिया कि भाई अगर इनकम बढ़ती है तो लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज हो जाती है, सिंपल सी एक है। या मैं कह दूं जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, ये भी क्या है, हाइपोथेसिस है। लड़कियां मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं होती, क्या है, हाइपोथेसिस है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, जब हम टेस्ट क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, अपने अनुमान को हम टेस्ट करेंगे। अगला रेप्लिकेबिलिटी, दोहराव, वो सब चर्चा हो चुकी है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो पॉजिटिविज्म बहुत फोकस करता है, वो ये कहता है कोई भी आप काम करो उससे कोई ना कोई लॉ, थियरी, प्रिंसिपल बिल्ड होना चाहिए जो नॉलेज में कंट्रीब्यूट करे। किसके, इसमें नॉलेज जनरेशन में, क्रिएशन में, एक्सपेंशन में, एडवांसमेंट में क्या करे, कंट्रीब्यूट करे। और आप इतना सब पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग जितनी भी बात किए हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि रिसर्च का कोई भी पैराडाइम हो वो सभी किसकी तरफ डायरेक्टेड है, नॉलेज की तरफ। किसकी तरफ, और क्योंकि हमने जब फर्स्ट क्लास में बात की थी तो रिसर्च का जो फर्स्ट और जनरल रिफ्लेक्शन था, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग, द प्रोसेस ऑफ नोइंग सम। हम किसी भी चीज को जानने की जब प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो केवल ना सिर्फ उस विषय वस्तु को जानते हैं बल्कि उससे जुड़े हुए भी बहुत सारी विषय वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका ज्ञान हमें होता है। और जब हमें ज्ञान होता है तो हम दूसरों तक उसको बढ़ाते हैं, और जब तुम्ही को नहीं होगा तो तुम दूसरे को क्या बढ़ाओगे। तो ये बात समझ में आई। तो इतने कंपोनेंट्स जो हैं आप देखो पॉजिटिविज्म के, जो मेन बातें पॉजिटिविज्म की हैं, वो कहीं ना कहीं जितने भी इसके ट्रेड्स हैं मोटे मोटे, वो सब हमें साइंटिफिक मेथड में दिखाई देते हैं। इसलिए पॉजिटिविज्म की जो विचारधारा है उस पर बेस्ड है आपका साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो अगर इस पर मैं एक सवाल पूछ लूं, कमेंट करा लूं कि साइंटिफिक मेथड इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ या द पैराडाइम ऑफ पॉजिटिविज्म, एक्सप्लेन कर लेंगे। चलो लिखते जाया करो सवाल जो मैं बोलता हूं, हालांकि आएगा नहीं। अगला है स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक। अब ये आप देख लीजिए कि जो भी हम चीजें, अब स्टेप्स या मॉडल जो भी हम देखेंगे वो सब कहीं ना कहीं पॉजिटिविज्म से कनेक्टेड है, राइट। देखिए पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, किसी भी समस्या का चयन, और वो समस्या की प्रकृति क्या है। हो सकता है हमें आने जाने में समस्या हो, ये भी तो हो सकती है। हो सकता है हमें कोई पारिवारिक समस्या हो सकता है हमें आसपास हमारी बन ना रही हो, ये समस्या हो। तो समस्या के स्वरूप बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है हम अरस्तु, प्लेटो और सुकरात बनना चाहें, ये भी हमारी समस्या है। हम कोई नई थ्योरी बनाना चाहें, बहुत लोग तुम में से बहुत बड़े बड़े थ्योरिस्ट हैं यहाँ, बहुत बड़े थ्योरीज बनाते हो अपनी, तो ये कर सकते हो। या हो सकता है नहीं यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ काम किया जाए। अरे यार मेरा क्लास में मन नहीं लगता तो इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने तीनों बता दिए, फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन। बात समझ में आई? तो ये बात बिल्कुल समझ लीजिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज फर्स्ट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल स्टेप। अगर आप समझ लीजिए, अगर आपकी प्रॉब्लम, जो भी आपने समस्या को पहचान करी है जिस पर आप काम करना चाहते हैं, उसकी प्रकृति कैसी है, उसी की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि आपका उपागम कैसा होगा, और उसी पर डिपेंड करेगा कि आपका शोध का प्रकार क्या होगा, और इसी पर ही निर्भर करेगा कि जनसंख्या क्या होगी, न्यादर्श क्या होगा, उपकरण क्या होंगे, और जो भी हमें डेटा मिलेगा उसको विश्लेषण करने की तकनीकें क्या होंगी। तो समस्या बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जब भी आप और समस्या जब खोजते हैं तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इज अ मेजर सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये तो बताया गया होगा, है ना। तो जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्वेशन इज आल्सो अ वेरी एसेंशियल मेथड
for selecting a problem. And also discussion. आप मेरे से बात सर में ये एक मेरे को वेरिएबल मिला, मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में ये काम करना चाहता हूँ, तो जब डिस्कशन करते तो और एरियाज मिलते हैं, हाँ इस पर काम किया जाना चाहिए। आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, एआई बहुत ट्रेंडिंग है, तो क्या एआई का क्या एजुकेशन पर या पर्सनालिटी पर, क्रिएटिविटी पर, एडेप्टेबिलिटी पर, है ना, बहुत सारे हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो रहा हो, ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है कुछ गड़बड़ हो रहा हो सकता है एआई का ज़्यादा उपयोग हमारे मेंटल हेल्थ खराब कर रहा हो, हमारे रिलेशन खराब कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है। तो ये सब क्या है, विषय हैं। जब आप सोचेंगे, समझेंगे, चर्चा करेंगे, और चर्चा मतलब आपस में भी और आपके विषय के संभ्रांत विशेषज्ञों के साथ, तब आपको मिलेगा अपना। तो समस्या डिसाइड करना इतना आसान नहीं होता। अभी मारे मारे घूमोगे जब रिसर्च प्रपोजल बनाना हो, कैसे मारे मारे सर हमको समस्या ना मिल रही है, हम किस पर काम करें, हमको यही नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन नहीं है। क्योंकि क्या है ओरिएंटेशन, हमें पता ही नहीं कि हमारे अगल बगल बहुत समस्याएं हैं। भाई आप नॉलेज कंट्रीब्यूट करने चाह रहे हो, तो आप चूंकि किस एरिया के हो, एजुकेशन के हो, तो एजुकेशन में ही तो कंट्रीब्यूट करोगे। फिर एजुकेशन के भी देखो कि आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, स्पेशल एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, मैनेजमेंट है, रिसर्च है, स्टैटिस्टिक्स है, ये सब क्या है कंपोनेंट है। फिर आप देखोगे नहीं मेरा इंटरेस्ट किस में, मेरे को साइकोलॉजी में मजा आता है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं। आजकल बहुत मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, एंजाइटी की बात हो रही है, स्ट्रेस की बात हो रही है, डिप्रेशन की बात हो रही है, सुसाइड की बात हो रही है, क्या कारण हो सकता है, ये सब बहुत सारी ऐसे आपको तब मिलेंगी जब आप पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे और अपने विषय को समझेंगे। बिना समझे अपने विषय को आप कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे, ये आप पहले समझ। तो फर्स्ट स्टेप नहीं हो पाया तो यहाँ पर आप कभी नहीं आ पाओगे, ये समझ लो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मुझे याद है मैं हमारे अंडर में एक डिसर्टेशन कर रही लड़की, वो सबसे पहले आई, तो हम लोगों ने जब बातचीत हुई तो ऐसी कुछ बातचीत चल रही थी, तो मैंने कहा तुम ऐसा करो जैसे हम लोग बहुत ओबेसिटी आज लोगों में बहुत बढ़ रही है, उसकी वजह से बहुत बीमारियां हो रही हैं, फिजिकल हेल्थ को बहुत प्रभावित करती है ना ओबेसिटी वगैरह। तो हम लोग क्या करते हैं, ओबेसिटी या फिर वेट घटाने के लिए फिर हम डाइटिंग वगैरह करते हैं। सिमिलरली आजकल हमें ना डिजिटल डिवाइसेस की बहुत आदत है, मोबाइल्स की, लैपटॉप की, टीवी की, या और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो मैंने उससे कहा तुम एक डिजिटल डाइट का मॉड्यूल बनाओ कि हम कम कैसे इस्तेमाल करें। और देखो तुम अगर कोई, और तुम एक दो ग्रुप्स बनाओ, एक कंट्रोल ग्रुप बनाओ और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाओ। कंट्रोल ग्रुप को करने दो जैसे वो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं डिवाइसेस, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसको तुम क्या करो, इंटरवल्स पर दो। जैसे हम लोग घर में करते हैं ना कि आप हम तुम्हें 2 ही घंटे के लिए मोबाइल दें। बच्चों को आजकल बहुत आदत है, छोटा बच्चा पैदा हुआ नहीं मोबाइल पकड़ा दे, माँ बाप अपने मस्त हैं, माँ बाप तो मस्त हैं, फिर कहेंगे नहीं हमारे लड़कों में मूल्य गिर गए, हमारे लड़कों में मूल्य, अभी हमारा लड़का पैर नहीं छूता, दुआ सलाम नहीं करता है, तो मोबाइल में गेम में घुसा रहेगा, हमारा लड़का हिंसक हो रहा है, हमारे लड़के में एंजाइटी हो रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को बीपी हो रहा है, पता है? सोचो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। ये सब समस्याएं अगर आसपास देखोगे आप, तो मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा काम करो। तो वो इंटरवल बेस्ड प्रोग्राम बना रही, उसने बना भी लिया है और वो एक्सपेरिमेंट करेगी तो बताएगी कि अगर जो लोग डिजिटल डाइटिंग करते हैं उनका क्या क्रिएटिविटी, कुछ देख रही है अचीवमेंट या क्रिएटिविटी को, उसका एक एस्पेक्ट है वेरिएबल, उस पर असर देख रही है, और साथ ही ऐसे लोगों का जो निरंतर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है। तो ये एक अच्छी रिसर्च है उसकी। तो कुछ ऐसा करो ना, मालूम चला तुम ऐसा कर लिए, कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं, कोई तुम्हारी धूल खा रहा है, कोई पढ़ ही नहीं रहा, कोई नितिन कुमार डिग्री लेके चले गए, ऐसा ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए। जितने लोग बचे हो अच्छा अनुसंधान करो, आसपास की समस्याओं को ऑब्जर्व करो, सब्जेक्ट में देखो ट्रेंडिंग क्या है एजुकेशन में, किस एरिया में काम हो रहे हैं, उस पर काम करो। आपकी लाइब्रेरी में ई जर्नल्स वगैरह है, सबका एक्सेस है, उसको पढ़ो, आपके बिल्कुल आँख खुल जाएंगे। मैं एक दिन रिसर्च पढ़ रहा था,
उसने एक, मैं तो मीडिया स्टडीज भी मैं तो इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ता हूँ, तो मैं एक मीडिया स्टडीज का एक पेपर पढ़ रहा था। उसने कार्टून कैरेक्टर्स में छोटा भीम का असर देखा कि बच्चों पर क्या होता है। सोचो, उसने लगातार 40 दिन एक बच्चे को छोटा भीम दिखाया। बच्चे इंटरेस्टिंगली देखते भी हैं। फिर मेंटल हेल्थ पर उसका प्रभाव देखा, उसके कैरेक्टराइजेशन में प्रभाव देखा कि उसका कैरेक्टर बदल रहा है। वो बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्चेस होती हैं, पढ़ोगे तब तो चुप खुलेंगे। यहाँ क्या आए बैठे और ये इंतजार करते कब छूटे। कभी अच्छा आपने नहीं सोचा, मुझे मतलब मन की बात तो कभी आज सोचा कि नहीं आज चलेंगे, कुछ सोचेंगे, पढ़ेंगे, कुछ नया करेंगे, ऐसा कभी सोचते हो? मन में आता है पाल जी आपके? कभी कदार आ जाता है। चलो तुम्हारे कम से कम कभी कभार आ तो जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, बस आते हैं बैठते हैं यहाँ बिल्कुल मुर्गा बन के बैठे हैं कि हमने पैसा दिया है तो पूरा उपभोग करेंगे। तो वो चीज, वो प्रकृति आप लोग छोड़ दीजिए। जितना आप सर्च करेंगे, ढूंढने की आदत जितना आप बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका दायरा बढ़ेगा। लोगों से बात करिए, इंटरडिसिप्लिनरी। आप देखिए ह्यूमैनिटीज में लोग किस तरीके से काम करते हैं। आपको पता है, एक मैं बताऊं आपको, मैं म्यूजिक की थीसिस पढ़ रहा था एक दिन, तो उसने क्या किया है कि म्यूजिक थेरेपी का असर देखा है मेंटल हेल्थ। एक लड़का डिप्रेशन में था, उसका म्यूजिक थेरेपी से उससे असर देखा। इंस्ट्रूमेंटल थी, इंस्ट्रूमेंट सुनाते थे रोज। आप सोचो, एक मतलब मैं जिनके मैं अभी असिस्टेंट डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हूँ, तो इस समय मेरी जो डीन मैडम है, यू वॉन्ट बिलीव, शी इज वर्किंग ऑन द मेडिसिन ऑफ डायबिटीज। आज पेपर भी बड़ा बड़ा है, अनुराधा कलानी मैडम है, शी इज ऑल्सो चीफ वार्डन। बात समझ में आ रही है? और किससे बनाई उन्होंने? हल्दी और दूध से। सोचो, शोध ना हो तो क्या हो, काम ही खत्म हो जाए। तो जैसे आ जाएंगे लोग तो शोध खत्म हो जाए, है कि नहीं? एक बात और करो, जो शोध और शोधन की प्रक्रिया है वो अपने आप से शुरू होती है। शोध और शोधन की प्रक्रिया अपने आप से शुरू होती है। तो 4 लोग देखोगे यार, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, अरे ये तो ये कर रहा है, तो वो कर, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कॉम्पीट ओनली योरसेल्फ, कॉम्पीट ओनली योरसेल्फ। अपने आप से आपको प्रतिस्पर्धा करनी, किसी दूसरे से नहीं करनी। क्योंकि नौकरी मिलेगी आपको, परिवार आपका अच्छा होगा, जीविका आप अच्छा कमाओगे, स्टाइल आपका बेहतर होगा। तो दूसरे से क्या है भाई? दूसरा थोड़ी ना तुमको खाने के लिए देते। पहचान आपकी बनेगी, है कि नहीं? तो ये सब, कोई बालों पे भी रिसर्च कर देता तो बढ़िया। फिर है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं परेशानी का या प्रॉब्लम का या समस्या का, तो क्या होता है? परिकल्पना बनाते हैं। आज हम घर जाएंगे तो ये बना होगा। एक परिकल्पना है पर साइंटिफिक नहीं है। मैं बताऊंगा साइंटिफिक हाइपोथेसिस और नॉन साइंटिफिक हाइपोथेसिस। आज समझ में आई? मेरे मन में होता है, वीसी सर ने मुझे बुलाया है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने बुलाया, क्यों बुलाया? अच्छा ये हो सकता है, पहले मन में कल्पना बना के मेंटली प्रिपेयर करने के, उसका उलट हो जाए, है कि नहीं? yes, हम लोग ये सोचते हैं पैसा आ जाएगा तो बहुत बहुत उड़ाएंगे, होता है ऐसा? yes, परिकल्पना है, इमेजिनेशन है, अपनी हाइपोथेटिकल थिंकिंग है। बोलो भाई, है या नहीं है? yes, sir. साइंटिफिक कब बनेगी? जब आप बेस देंगे। मैंने कहा नहीं, कुछ लोग कहते हैं क्रिएटिविटी जो होती है वो इंटेलिजेंट लोगों में होती है, लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो क्रिएटिव हो ऐसा जरूरी नहीं। मान लिया हाइपोथेसिस बनाइए, आधार क्या है? आपने 10 रिसर्च पेपर पढ़े और देखे नहीं इसमें ये रिजल्ट, इसमें ये रिजल्ट, इसमें ये रिजल्ट। तो जिस तरफ ज्यादा सपोर्ट कर रहा हो, ज्यादा अपने रिव्यूज कर रहे हो, जिसमें ये कहा जा रहा हो वो जो इंटेलिजेंट होते हैं ऐसा जरूरी हो क्रिएटिव हो, तो आप यही तो हाइपोथेसिस बनाओगे कि जो इंटेलिजेंट होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है वो क्रिएटिव। तो ये डायरेक्शनल है, हमें तो पता है ना कि भाई ये ऐसा है। लेकिन जो भी आपने पेपर्स पढ़े हैं या थीसिस पढ़ी है, रिसर्च वर्क पढ़ा है, रिव्यूज जो किए हैं, वो तो उनकी अपनी रिसर्च है ना, उनका पॉपुलेशन सैंपल और सब चीजें अलग हैं।
आपकी कंडीशंस अलग हैं, सैंपल साइज अलग है, तो मे बी रिजल्ट आपका हो सकता है। तो हाइपोथेसिस मे बी रिजेक्टेड या हाइपोथेसिस मे बी नॉट रिजेक्टेड। याद रखना, आप सबको यही बोला जाता है एक्सेप्टेड। टेक्निकली एक्सेप्टेड इज रॉन्ग वर्ड, बात समझ में आई? टेक्निकली when we say that hypothesis is accepted, technically it's wrong, because we can't say hypothesis accepted, because सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस दुनिया में हमें तो मालूम नहीं कहाँ कहाँ प्राणी रह रहे हैं, हमें तो इसी ग्रह का नहीं मालूम कहाँ कहाँ प्राणी रह रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं। जब मैडम पढ़ाई होंगी तो उन्होंने यूनिवर्स की भी बात की होगी, ना, तो ब्रह्मांड में हो सकता है भैया कोई छोटा मोटा ग्रह हो, लगे हो, जादू वगैरह कर रहे हो, कोई रिसर्च, क्या मालूम, हमें तो मालूम नहीं। तो इसलिए हमारे मन में 100% कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो इसलिए हम कहते हैं हाइपोथेसिस, जो टेक्निकली करेक्ट वर्ड है, हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यूज व्हिच वाज डन बाय द रिसर्चर। जो भी हमने क्या किए हैं, साहित्य पढ़ा है, उसके आधार पर जितना हमारा दायरा, जितना हम पढ़ पाए, उस आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि इसमें संबंध है या नहीं, तभी तो कहेंगे। और अगर मिलता है तो नॉट रिजेक्टेड, नहीं मिलता है तो बात समझ में आ गई? चलो उस पर बात करते हैं। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मुलेशन मैंने कहा ना, सब चीजें समस्या पर निर्भर करती हैं, जैसे ही प्रकृति होगी वैसे ही होगा, ये चेंज भी हो जाता है कई बार। खैर आगे चलते हैं। इम्प्लीकेशंस, अब हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं ना, अरे बोलो भाई, एविडेंसेस को देखते हैं, ये वाला देख, एविडेंसेस को एनालाइज करते हैं इन द लाइट ऑफ हाइपोथेसिस, फिर हम वेरीफाई करते हैं और लास्ट में हम कंक्लूजन देते हैं कि भाई इन दोनों वेरिएबल्स में कोई अंतर है या नहीं, या कोई संबंध है या नहीं। बात समझ में आई यार? इसके बाद एक मेजरली वो उसी पर डिपेंड है जो हम लोगों ने अभी स्टेप्स देखे, पर चूंकि ये पॉजिटिविज्म का एक इंपॉर्टेंट मॉडल है, 8 स्टेज मॉडल, तो ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिएगा ज्यादातर वही है, हाइपोथेसिस बनाई, उसी के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन बनाया एक्सपेरिमेंट का। ये हम लोग साइंटिफिक बात की रिसर्च की